हर इंसान के लाइफ में इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? आज हम इस वीडियो के एंड तक जान जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट हर किसी को क्यों करनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कोई इन्वेस्ट क्यों करे। इस सवाल का जवाब देने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे ही नहीं तो क्या हो सकता है। लेट्स सपोज एक बंदा है जो कि एक अच्छे कंपनी में काम कर रहा है और उसकी सैलरी जो है 50,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, 1,000 रुपये वो हर महीने एक्सपेंस है उसका, जो कि हाउस रेंट हो सकता है, फूड, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग, ग्रोसरी, मीन्स कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसकी 30,000 रुपये। ठीक है, सेविंग है 20,000 रुपये, वो महीने के बचा दे रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल को आसान रखने के लिए हम लोग टैक्स जो इनकम टैक्स है उसे नहीं जोड़ते हैं। अब एक अजम्पशन लेके चलते हैं। लेट्स सपोज एक मिनट, एक अजम्पशन लेके चलते हैं। मान लीजिए उसकी कंपनी जो है, पहला अजम्पशन ये लेते हैं कि उसकी कंपनी जो है 10% हाइक करती है एम्प्लॉय के सैलरी में एवरी ईयर इन सैलरी। उसकी सैलरी जो है 10% हमेशा बढ़ती रहती है हर साल। दूसरा अजम्पशन ये लेते हैं कि उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वो पर ईयर 8% से बढ़ रहा है। मान लीजिए वो 30 साल का है, 30 ईयर्स का वो बंदा है, और उसने अपने रिटायरमेंट का ईयर बता दिया कि उसे कितने साल बाद रिटायर होना है, और 50 साल बाद रिटायर होना है। 50 ईयर्स आफ्टर ही विल बी रिटायर। 50 साल बाद रिटायर होना चाहता है, और अब उसके पास जो कमाने के लिए है जो 20 साल है। ठीक है, चौथा जम्पशन ये लेते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो अब कोई काम नहीं करना चाहता है। ही हैज नो इंटेंट टू वर्क। वो कोई काम नहीं करना चाहता। और जो पांचवा जम्पशन है, वो जो 20,000 रुपये बचा रहा है उसके पास में वो हार्ड कैश है विथ जीरो इन्वेस्टमेंट। तो ये 5 अजम्पशन के तौर पे हम लोग एक टेबल पे चलेंगे जिसमें आपको दिखेगा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट वो कितना सेविंग। देखिए, साल भर में उसने 6 लाख रुपए कमा लिए, 20,000 रुपये बचा रहा है डेली पर मंथ। ठीक है, और 3,60,000 रुपये उसके तो एक्सपेंस हो जा रहे हैं। 2,40,000 उसका जो है सेविंग हो रहा है। ये 31, 32 ऐसे करके इसके वर्किंग ईयर्स काउंट हो रहे हैं हुए। 10% सैलरी उसकी तो हाइक हो रही है, तो ये बढ़ते बढ़ते लास्ट में इसकी सैलरी जो है पर ईयर की 36 लाख रुपए 36,69,69,000 हो गए। ठीक है, जिसमें से इसका ये पर ईयर का खर्चा आएगा 15,53,652। लेकिन इसने एक अमाउंट जो है सेव करता जा रहा था, तो इसने 1.7 करोड़ के आसपास इसने अपनी सेविंग कर ली। ये सेविंग है, इसमें 8% इंक्रीज होता जा रहा है पर ईयर। ये रुक गया,
ठीक है, ये रुक गया। तो अब इतने सारे नंबर हैं, इतने सारे नंबर पे भी एक और एजम्पशन करते हैं कि 20 साल की मेहनत में वो 1.70 करोड़ सेव कर पाए 20 साल में, जो कि वो मंथली 20,000 रुपये बचा रहा था और 20 साल में उसने इतने रुपए कमा लिए। ठीक है, तो वो तो करोड़पति बन चुका है, ऐसा कोई सोचने की बात नहीं है, तो इतना तो खुश हो जाइए आप। ठीक है, क्योंकि उसके एक्सपेंस जो थे वो फिक्स थे, तो उसने अपने रहने तौर तरीका या फिर वो अपने लिविंग स्टाइल को बदला ही नहीं। इस राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है, कोई बात नहीं। शायद उसकी कोई क्या बोलते हैं विश नहीं होगी, जैसे कि बेटर कार, बेटर होम, कहीं पे वेकेशन वगैरह, तो ये सब नहीं होंगे। थर्ड एजम्पशन हम लोग ये लेके चलते हैं, अगर आप लोग इस नंबर को अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो कि जो ये 8% इंक्रीज होता जा रहा है ना, वो ये जो 1.7 करोड़ रुपीज आपको दिख रहे हैं, वो महज केवल 8 ईयर्स में खत्म हो जाएंगे, 8 साल में ही खत्म हो जाएंगे। तो 58 ईयर के 58 ईयर्स में वो बंदा क्या करेगा, क्योंकि उसने तो सोच रखा था कि उसे अब काम ही नहीं करना पड़ेगा, रिटायर होना था, उसे फुल रिटायरमेंट चाहिए थी, बट उसके तो ये खत्म हो गए यहाँ तक आते आते, तो उसकी आगे की लाइफ कैसे चलेगी, क्या करेगा वो 8 साल के बाद, जब उसकी पूरी सेविंग निकल जाएगी। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे, ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, रियल लाइफ और क्या बोलते हैं अजम्पशन एक कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता है रियल लाइफ। लेकिन आप जो देखिए, ये जो इसका मनी है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट है, और वो भी 20 साल में इसने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा, इसका कुछ नहीं मतलब रिटर्न आया इसको, बस ये सेव करता गया। लेकिन अगर मान लीजिए एक और सिनेरियो देखते हैं, इसी को सेम चेंज, जब ये बंदा 20,000 जो इसका सेविंग है 20,000, ये रखता नहीं है अपने पास, बल्कि बल्कि इसे कहीं पे इन्वेस्ट करता है, जिसका इसको एनुअल 12% साल के इसको मिलते हैं। ठीक है, 12% साल के मिलते हैं। तो मान लीजिए पहला साल फर्स्ट ईयर इसने, फर्स्ट ईयर 20,000 रुपए करके 2,40,000 रुपए तो बचा लिए, 2,40,000 रुपए बचा लिए। अब 2,40,000 को इसने 12% के इंटरेस्ट पे दे दिया 20 साल के लिए, टीयर्स के लिए। तो पता है ये 2,40,000 कितना हुआ? 20,67,063 रुपए। समझ लीजिए, केवल ये 1 साल की इसकी 20,67,063 रुपए हो गए। ठीक है, एक और टेबल से आपको अच्छे से नंबर्स के साथ दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे अगर इसका 12% भी मिल रहा है ना, तो इसका मनी कितना हो रहा है। एक मिनट, इस नए टेबल को देखिए, सेम टेबल है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसको 6 लाख रुपए साल के मिल रहे हैं, 3,60,000 ये एक्सपेंस कर रहा है, 2,40,000 रुपये ये बचा रहा है अपने पास, और इसको 12% पे दे रहा है, तो इसको 20,67,063 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, 10% हाइक है, 10% हाइक हो रहा है इसकी सैलरी, याद रखिएगा, 8% ये हाइक हो रहा है। 60,60,000, 6,60,000 सॉरी, 3,88,800 इसका एक्सपेंस हो गया अगले साल, 2,71,000 बचे, इस पे 20,85,000 रुपये बन गए।
ऐसे करते 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 सब कुछ सेम रहेगा। इतना तक ये 36,69,000 ही रहेंगे। ये भी तो सेम भी रहेंगे, ये सेम रहेगा और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ये भी सेम रहेगा, लेकिन +8% हर ईयर बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके 12% ने, ये जो 12% मिल रहे थे इसको, इसको एट द एंड इसको एक बहुत बड़ा कॉर्पस अमाउंट जेनरेट करके देता है, जो कि 4.26 करोड़ होते हैं। बस 12% मिल रहे हैं इसको, तो इसको 4.26 करोड़ मिल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? 21 लाख 1,668 ऐसे करके, 21 लाख ऐसे करके इसको 4,26,00,000। आप 20 साल के बाद जब इसके पास ये 4,26,00,000 रुपए हो गए, जो पैसे ये हर महीने बचाता था, उसे इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा और तेजी से बढ़ा और रिजल्ट आपके सामने है। कहाँ? एक 1.7 करोड़ था आई थिंक, हाँ एक 1.7 करोड़ था, अब इसका अमाउंट है 4.26 करोड़ रुपीस। क्वेश्चन रेज किया था कि आखिर कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, तो ये रही कुछ जरूरी बातें भी देख लीजिए। पहला तो हो सकता है कि फाइट विथ इन्फ्लेशन। पहला तो यही ले लीजिए, क्योंकि ये 8%, इसको भी तो देखना है जो बढ़ रहा है इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग। दूसरा ये हो सकता है कि, लेकिन सिर्फ रिटायरमेंट के लिए नहीं, ये इन्वेस्टमेंट कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए भी हो सकता है। लाइक उसके बच्चे की एजुकेशन के लिए, मैरिज हो सकता है बेटी की, या फिर हर किसी का सपना होता है कि उसका एक ड्रीम हाउस हो, कार, वैकेशन, ये सब हो सकते हैं। तो ये इसके लिए इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर उसकी कोई विश हो, इससे भी बड़ी कोई विश हो, वो पूरा करना हो, तो इन्वेस्टमेंट से आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट आप मुश्किल है करना। तो जब इन्वेस्टमेंट इतना जरूरी है, तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि आखिर इन्वेस्टमेंट हम लोग करें तो करेगा। देखिए, कुछ लोग इंडिया में ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं मिडिल क्लास, बेसिकली ले लीजिएगा, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा सोचते हैं कि मतलब मेरा पैसा ग्रो हो, बट मुझे रिस्क नहीं चाहिए। तो रिस्क नहीं चाहिए तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट से आउट हो जाते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको कि स्टॉक मार्केट में क्या है क्या नहीं। आगे इस जर्नी में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। पहले यहाँ पे समझते हैं कि अब जब इतनी बात आगे आ चुकी है, तो हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करें। अब हमें इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, तो अगला सवाल हमारे मन में आता है कि जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें और किस तरह के रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए हमें। इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट करने में सबसे पहले आप लोग को तो चुनना होता है कि एसेट क्लास। एसेट क्लास वो होता है जिसमें आप अपने रिस्क को डिफाइन करते हैं कि इस क्लास में मुझे कितना रिस्क मिलेगा, तो कितना रिटर्न आएगा, और कितना कम रिस्क लेंगे तो कितना कम रिटर्न आएगा। देखिए, सिंपल सा फंडा है, आप जितना रिस्क लेंगे उतना ही रिटर्न ज्यादा मिलने के चांसेस है। लेकिन रिटर्न कभी कभी जो कभी कभी रिस्क कम भी रहता है, तो कभी कभी रिटर्न ज्यादा मिल जाता है। ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो इसको 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। वेयर टू इन्वेस्ट, सेट
क्लास, एसेट क्लास। अब 4 हो गए। पहला तो FIII, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, बैंक में आप FD कराते हैं, बस वही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अभी तो आपको शॉर्ट में बता दिया, अभी बहुतों के लिए नया होगा कि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट क्या है, इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो बस बता दिया कि FD जो होता है वो इसमें आता है। दूसरा हो गया इक्विटी। थर्ड हो गया रियल एस्टेट। फोर्थ हो गया कमोडिटी। प्रीसियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर। अभी तो रेयर अर्थ मिनरल आपने सुना होगा, इसमें लीडिंग चाइना है। तो ये सब कमोडिटी में आ गया, जैसे क्रूड हो गया, क्रूड ऑयल। ये रहे आपके 4 एसेट क्लास, जिसमें आपको रिस्क और रिटर्न डिवाइड किए हुए हैं कि आप इन चारों में से कितना किसमें रिस्क डाल सकते हैं, कितना किसमें नहीं डाल सकते हैं। शॉर्ट में बता दें तो इसको FD बोलते हैं, जो आप बैंक में कराते हैं। FD सिंपल, इसमें रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन रिस्क बहुत बहुत कम होता है। दूसरा होता है इक्विटी, यानी कि स्टॉक मार्केट, सिंपल भाषा में बोले तो। थर्ड होता है रियल एस्टेट, जो आपके पास जो जमीन जायदाद होते हैं, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी होती है, पुरखों की जमीनें होती हैं, उसे आप बेचते हैं या फिर खरीद के बेचते हैं, तो उसे रियल एस्टेट बोलते हैं। कमोडिटी में हो गया गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी हो गया। FII में बहुत कुछ आता है, ऐसा नहीं है। इक्विटी में बहुत कुछ सीखना है, रियल एस्टेट में बहुत कुछ सीखना है, कमोडिटी में भी बहुत कुछ सीखना है आपको। एक इक्विवेलेंट रेशियो में हम बताएंगे कि किसमें कितना रिटर्न है, कितना रिस्क है। तो आज के लिए आई थिंक इतना लंबा वीडियो बन चुका है, तो मुझे स्टॉप कर देना चाहिए। अगले वीडियो में आप लोगों को ये चारों मैं डिफाइन करूंगा, और उसके बाद की आगे की जर्नी हम लोग देखेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना।